नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो साधारण ब्याज के सवाल पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। और ये साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा, किसी धन को 9 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1800 रुपये पर 10 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर के से बराबर हो जाएगा। तो कह रहा कितने धन पर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, जो मूलधन पूछ रहा है। 9 वर्ष और 5% पर कितना धन लगाया जाए कि 1800 रुपये को अगर 10% और 10 वर्ष के लिए लगाया जाए तो उसे जो ब्याज प्राप्त हो वो बराबर होगा। सवाल ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको दोनों में जो इंटरेस्ट है वो बराबर दे रखा है और एक का मूलधन पूछा है, एक का सारा डाटा दे रखा है। जैसा कि पिछली क्लास में आपने जो सवाल लगाए थे, एक ही फार्मूला इसमें पूरी क्लास में यूज होगा। तो P इजक्वल टू आई इजक्वल टू, यहाँ पर जो फार्मूला होगा I इजक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसी फार्मूले पर सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पहले सवाल में क्या दे रखा है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है क्या है कि हमें धन पूछा गया है, तो P मुझे नहीं मालूम है। अब इस समीकरण में जब हम वैल्यू रखेंगे तो P नहीं मालूम, तो P का P ही रख देंगे। यहाँ पर हमें R पता है कितना है, 5 है, टाइम कितना है, 9 है, इसके बाद ये 100 हो जाएगा। यहाँ से जो I प्राप्त होगा वो कह रहा है बराबर है। अब आगे सवाल जो कह रहा है उसी तरह से करना है। किसके, ये जो P दे रखा है, अब दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर P दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1800। रेट यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, 10, और यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको 10 अपॉन 100। सवाल में ये चीज बोली गई है कि इससे प्राप्त होने वाला ब्याज और यहाँ पर प्राप्त होने वाला ब्याज बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा मूलधन क्या रखा जाए कि यहाँ से ब्याज बराबर हो जाए। तो जब दो इक्वेशन बराबर पे हैं तो इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो जो नीचे है तो यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि आप इस 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 1 2 3 जीरो, तो यहाँ से हमने 3 जीरो लगा लिए। इस तरह से P का वैल्यू मुझे कितना निकल के आया, 4000। तो कितना आसानी से देखिए आपने इसका उत्तर निकाल लिया, और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा A। तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि 1000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए समय में 1500 रुपये हो जाते हैं, तब बतलाइए 2000 रुपये उतने ही समय में 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ये मिश्र धन दे रखा है, ये मूलधन दे रखा है, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, टाइम निकाल लेना। उतने ही टाइम में अगर 2000 रुपये को 15% में लगाया जाए तो ब्याज कितना आएगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पूछा आपसे क्या गया है, ब्याज पूछा गया है। और पहली कंडीशन में हम पहले रख करके यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो फिर वही I इजक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो P मुझे पता है कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। R पता है कितना है, 5 है, बट T नहीं पता है, तो हमने T को T ही लिख लिया अपॉन 100। दूसरी कंडीशन यहाँ दे रखी, जब मिश्र धन दे रखी, 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, आपको 1500 मिले, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 500 हुआ। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी होता, I इजक्वल टू हो जाता है यहाँ पर आपका मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। तो इस ये हम निकाल लेंगे 1500 माइनस 1000 बराबर 500। हमने यहाँ पर I की वैल्यू भी निकाल ली, तो I की वैल्यू अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ही अननोन वेरिएबल है, बड़े आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो को कट कर देंगे। अब 5 से 5 को कट कर देंगे, इस 1 जीरो से 1 जीरो को कट कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे T इक्वल टू आएगा कितना, 10 वर्ष। आपने यहाँ पर समय निकाल लिया कि इतने समय में 10 साल में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये 1500 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरा सवाल में जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2000 रुपये को अगर 10 वर्ष के लिए लगाया जाए और ब्याज की दर 15% हो तो ब्याज कितना होगा। तो इसी फार्मूले में इस चीज़ को रख देंगे। अब की मुझे आई नहीं पता है और ना ही कहीं ऐसा मिश्र धन कोई चीज़ दे रखी है जिससे हम आई फाइंड आउट करें। तो अब क्या है, पी दे रखा है, पी कितना है, 2000 है, तो हमने यहाँ पर इसको 2000 लिख लिया। रेट हमको 15% दे रखी है ये,
और टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया है, क्योंकि टाइम दोनों में समान क्वेश्चन में बोला गया है। इसके नीचे हम 100 लिख लेते हैं। इसके बाद इससे इसको कट कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 15 से इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, तो ये 2 जीरो लिख लिए। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट है वो कितना निकल के आया, 3000 रुपए आया। कि 2000 रुपए को 15% वार्षिक ब्याज से 10 साल के लिए अगर छोड़ा जाए तो हमें 3000 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है ए ने बी को कुछ रुपए 5 वर्षों के लिए उधार दिए। यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा लगाई गई होती तो ए को 500 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो ए ने बी को कितने रुपए उधार दिए थे। यहाँ पर आपको पैसे पूछ रहा है कि कितना मूलधन उसने उधार दिया था। दूसरी चीज, इनिशियल रेट नहीं दिया है। यहाँ पर आपको इनिशियल रेट फाइंड आउट भी नहीं करना है। सवाल में आपको जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर दे रखे कि ये 2% बढ़ा देता है। कितने, 5 साल तक 2% बढ़ाता है तो 500 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा प्राप्त होता है। मतलब 2% अगर रेट हो, 5 साल के लिए अगर वो पैसा दे तो 500 रुपया उसको ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपको 3 वेरिएबल पता चल गए, चौथा हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो सेम इसको उसी फार्मूले में रखते हैं, I = P × R × T/100। और इस तरह से अब हमें क्या क्या मालूम है तो देखेंगे। P नहीं मालूम है, R मालूम है कितना है, 2%। इसके बाद T मालूम है कितना है, 5% है। देन इसके बाद अपॉन 100 होता है, और ये हमको I भी पता है कितना है, 500 है। अब यहाँ पर देखिए एक ही अननोन वेरिएबल है, बड़े आसानी से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो 5 दूना 10, तो 1 जीरो इसका कट गया। तो P = क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये यहाँ पर 5000 हो जाएगा। 5000 रुपए हो गया। तो इसका आंसर बी आ जाएगा कि मीन्स ए ने बी को 5000 रुपए अगर 5 वर्षों के लिए उधार देता है तो 2% जो उसकी ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो 500 रुपया प्राप्त होगा। तो इस तरह से इसमें इनिशियल दर क्या थी वो निकालने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया है, आपको यहाँ से इसको आइडेंटिफाई करके आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में जो ब्याज देता है वह मूलधन से 400 रुपए कम होता है। सेम वही फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, I = P × R × T/100। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर सब वैल्यू रख देंगे। तो अभी हमको क्या पता है, P नहीं पता है, ठीक। R पता है, बिल्कुल 10% है। टाइम पता है कितना, 5 है, और अपॉन 100 है। अभी यहाँ पर आई है। अब देखिए कि यहाँ पर 2 अननोन वेरिएबल हैं, अभी आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत होगा। तो अब क्या करना होगा, यहाँ से सवाल को ये जो पार्ट है इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मूलधन से 400 रुपए कम है। क्या, ब्याज। ब्याज जो है वो मूलधन से 400 रुपए कम है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, I = क्या मान लेंगे, P - 400। P मूलधन है, उससे 400 रुपए कम है ब्याज। तो I की वैल्यू मिल गई P के टर्म में, और चाहे तो हम P की वैल्यू I के टर्म में निकाल लें। दो में से जो भी चाहे मान सकते हैं। चूंकि यहाँ पे हमें मूलधन निकालना है इसलिए हम P के टर्म में ही मानेंगे। तो अब यहाँ जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे I की, तो P - 400/1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा P × 10 × 5/100 हो जाएगा। जब 10 को गुणा 5 में करेंगे तो 50 होगा, और 50 दूना 100 होता है। तो जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जब 2 का इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2P - 800 = P हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का इस तरफ जाएगा, ये प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2P से P गया तो कितना बचा, P बचा, और ये 800 इधर जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मूलधन कितना आया, 800 रुपए आया। तो ये कितना है कि ब्याज से 400 रुपए अधिक है ना। तो जो सवाल कह रहा है वो चीज यहाँ पर सेटिस्फाइड भी कर रही है, इसलिए ये इसका आंसर भी आप यहाँ से चेक कर पाए, और ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसा कि इस सवाल में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर एक निश्चित शर्त पर जमा किया जाता है। यहाँ पर कोई धन है जिसे कुछ कंडीशंस के साथ में बैंक में जमा करता है। कह रहा है जिसमें पहले 2 वर्ष का ब्याज जो है वो 20% है, अगले जो 4 वर्षों तक है वो रेट जो उसमें लगी है वो 4% की है, उसके बाद अगले 10 वर्षों के लिए जो रेट लगाया जा रहा है वो 10% है। तो कह रहा है 9 वर्ष बाद कुल ब्याज अगर 2580 प्राप्त होता तो मूलधन बताइए। सेम उसी फार्मूले से इसको भी लगाते हैं। I = P × R × T/100।
सवाल में यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए एक चीज बढ़ा दी कि यहाँ पर ये 10 वर्ष दे रखा है, आपको फाइंड आउट 9 वर्ष का करवा रहा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि ये शेष ना होकर के 2 और उसके बाद ये 4 6 और इसी में से आप क्या करेंगे 9, ये 10 दे रखा है तो इसका ही 9 मान सकते हैं। तो इस तरह का इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह का सवाल बनाया गया है, बट ये बहुत इजी सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है वो समझाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 2 साल का 20% में निकाल लीजिए, 4 साल का 4% में, तो 4 2 6 साल का हो गया। अब 3 साल का और लेना, तो वो 3 साल का कहाँ से लेना है, इस 10 वर्ष वाले से लेना है। इस तरह से आपका 9 वर्ष पूरा कैलकुलेशन होगा। तो इस फार्मूले में हम इस सारे डाटा को रखते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा कि I इज इक्वल टू, सबसे पहली कंडीशन में P मान लेते हैं, जो भी P है वो तो सेम ही रहेगा। और पहली कंडीशन में क्या दे रखा है कि R दिया है 20 और T दिया है आपको 2/100, एक ये दे रखा है, प्लस अगले 4 साल के लिए, ये तो 2 साल के लिए हो गया, अगले 4 साल के लिए P तो आपका वही रहेगा। इसके बाद रेट आपको दे रखा है 4 और यहाँ पर टाइम भी दे रखा है आपको 4, तो ये हो जाएगा 100। फिर अगले टाइम के लिए यहाँ पूछ रहा है, अब चूंकि आपने 4 2 6 साल ले चुके, अब आगे 3 साल का ही लेना है, तो P यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें टाइम कितना लेना है आपको, 4 2 6 साल हो गए तो टाइम हो जाएगा 3 और यहाँ रेट दे रखा है आपको 10, तो 10 × 3/100। अब आप सोचेंगे 3 कहाँ से आया, तो ये जो 10 वर्ष दे रखा है इसमें केवल मैंने 3 साल का जो रेट है, जो ब्याज है, वो केवल 3 वर्ष का ब्याज लिया है। क्योंकि 2 कंडीशन में आज 4 वर्ष और 2 वर्ष का ब्याज पहले ले चुके हैं और टोटल ब्याज 9 वर्ष का दे रखा है। अब हमें यहाँ पर ब्याज भी दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 80 बराबर। आप यहाँ देखेंगे तो केवल एक ही अननोन वेरिएबल है P, तो इसे बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अभी क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 4 25 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2p/5 हो जाएगा, प्लस ये 4p/25 हो जाएगा और ये प्लस 3p/10 हो जाएगा। तो इसको आप जब हल करेंगे तो वही फिर 100 लिख लेंगे और इसको जब करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 40p और इधर से हो जाएगा 25 चौको 100 4 चौको 16p और इधर से हो जाएगा आपका ये एक्चुअली यहाँ पर 10 है तो ये हो जाएगा 30p। तो यहाँ से देखेंगे 40 30 70 10 80 से 86p हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा 86p इज इक्वल टू 2580 × 100। एक स्टेप ये गलती से मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, आपको यहाँ पर कट करने की जरूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, जब कॉमन 100 था तो यहाँ पर 100 आप डायरेक्ट इस तरफ लिखते तो आपकी कैलकुलेशन का टाइम बच जाता और आप आसानी से इसको डायरेक्ट मल्टीपल करके सबको ऊपर P को ऐड कर सकते थे, जो कि 86 आ रहा है। अब आप इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे ये 3 बार जाएगा, 3 × 18 3 × 24 1 25, तो ये यहाँ से कटेगा 3 बार। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 और एक ये 0 2 0 है, तो इस तरह से मूलधन जो आएगा वो 3000 आएगा। सवाल में जब भी एग्जाम में आप सवाल लगाते हैं तो कोशिश करना कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन करते समय ध्यान कहीं और होता है और पेन चलता रहता है, तो उसमें क्या होता है गलत कोई भी एक डिजिट लिख गई तो फिर वो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। इसलिए कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश करना है, माइंड में कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो इसका आंसर इस तरह से ए हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 8000 रुपए को 2 असमान भागों में बांटकर बैंक P और Q में जमा कर देता है। बैंक P पर ब्याज दर 8% और 10 वर्ष का समय है। बैंक Q पर ब्याज दर 10% और 12 वर्ष का समय है। यहाँ पर ये वर्ष दे रखा है, गलत हो गया है। ठीक, यदि दोनों बैंकों से ए को ब्याज बराबर प्राप्त हो तो 8% की दर पर जमा किया गया धन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर 8000 जो दे रखा है उसे बाइफरकेट करके अलग अलग अमाउंट को 2 बैंकों में उसने जमा किया। उनकी रेट और उनका टाइम अलग अलग है, बट उनसे प्राप्त होने वाला ब्याज दोनों में समान है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, आई 2 बार इक्वल दे रखा है। तो सेम फार्मूले में हम यहाँ पर डाटा रख करके आसानी से लगा सकते हैं। तो P × R × T/100 ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें ब्याज 2 बार में बराबर दे रखा है। तो पहली कंडीशन में हम क्या मान लेंगे, उसको P1 मान लेंगे। तो P1 कोई धन है और यहाँ पर R कितना दे रखा है, 8% दे रखा है और टाइम दे रखा है 10 वर्ष / 100। तो इससे प्राप्त होने वाला ब्याज जो दूसरी कंडीशन है उसमें P2 है
और उससे रेट उसका 10 है और टाइम उसका 12 है, इससे प्राप्त होने वाला ब्याज बराबर है। सवाल ये चीज कह रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेट करके हम P1 P2 निकाल सकते हैं। तो 10 से 10 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 4 दूना 8 होता है और 4 तियां 12 होता है। तो इस तरह से P1 रेशियो P2 जब निकालेंगे, ये अनुपात में नीचे आएगा तो अनुपात में हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी पहले लिख के, अगर आपको कंफ्यूजन है तो कर सकते हैं। तो P1/P2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं, तो P1/P2 बराबर 3:2 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये रेशियो में मिल गया। आपको पहले रेशियो की जो मैंने क्लास ली उसमें बताया कि जब कोई चीज़ रेशियो में लिखी होती है तो उससे कुछ कॉमन फैक्टर जो होता है उसका वो हटाया गया होता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, हम x मल्टीपल कर लेते हैं और जो x की वैल्यू निकलती है वो पूरे में मल्टीपल कर देते हैं। तो वो जो कॉमन फैक्टर निकाला गया होता है वो यहाँ से हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी इसको हम क्या मान सकते हैं, 3x और इसको 2x मान सकते हैं। तो ये P1 की वैल्यू हो गई और ये P2 की वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, हमें x फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज हमें सवाल में ये भी दे रखा है कि P1 प्लस P2, ये जो दो धन है वो टोटल कितना है, 8000 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब P1 P2 को जोड़ेंगे तो ये तो 3x है, ये 2x है, तो कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 8000 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 16×5=80, तो 1600 आ गया। अब आपको सवाल में पूछा कि 8% की दर पर कितना पैसा दिया गया। तो 8% किस में माना है, मैंने P1 में माना है। तो P1 में कितना है, 3x। तो 1600 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो 4800 हो जाएगा। तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4800। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो B हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8400 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। उसी ब्याज दर और समय पर में 9600 रुपए की राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। और इसमें आपको सिंपल सा, चूंकि साधारण ब्याज में कुछ टफ क्वेश्चन कुछ वैसा बनता ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, कैलकुलेशन में आपको फ्रैक्शनल कैलकुलेशन देगा जिससे आपका टाइम ज़्यादा लगे या आपसे कैलकुलेशन करने में गलती हो। तो बस कैलकुलेशन में आपको सावधानी बरतनी है और साधारण ब्याज में कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो सेम उसी फार्मूले से इसको भी लगाएंगे, I = P × R × T/100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको ये मूलधन दे रखा है और यहाँ पर ये आपको मिश्र धन दे रखा है। तो यहाँ से हम आई फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे कि पिछले सवालों में मैंने बताया था कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि 11,046 लिखा है। अब इसको आप मुंह जवानी कैसे ओरली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखेंगे कि आप इसका 400 हटा दीजिए, इसका 46 हटा दीजिए, तो आपको यहाँ से क्या मिला, 11,000, यहाँ 8,000। तो 11,000 में 8,000 गया तो कितना बचा, 3,000 बचा। अब 3,000 से क्या करिए, 400 घटाइए, तो बहुत आसानी से आप पता कर लेंगे कि 2600 बचेगा। और 2600 में फिर ये जो 46 हटाया था उसको जोड़ देना है। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 2646। आपको आई की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर इस वैल्यू को सारी को रख देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2646, और P की वैल्यू आपको 8400 दे रखी है। ठीक है, R की वैल्यू आपको पता है 8.75 है, T की वैल्यू मुझे नहीं पता है। अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 से 2 जीरो को काट देंगे और इस तरह से यहाँ पर T की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2646 अपान 84 × 8.75। ये समीकरण आपका 1 हो गया और इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करनी है। उसका रीजन क्या है कि इससे हमारा टाइम भी बचेगा और इस टी की वैल्यू मुझे जब पुट करनी होगी तो हो सकता है बहुत सी चीजें इसमें डायरेक्ट कट जाएं। तो अब अगला जो इसमें पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है 9600 रुपए को। तो फिर से आपको क्या करना है, आई बराबर यहाँ कितना होगा, पी दे रखा है 96, आर दे रखा है आपको सेम आर है, उसी आर पर करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8.75 हो जाएगा। अब टी की वैल्यू जो इसमें निकली वही टी पे करना है। तो टी की वैल्यू आपने ये जो निकाली इस क्वेश्चन, इसमें जो आपने दूसरा नंबर ये माना है इक्वेशन, उसमें टी की जो वैल्यू निकली वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2646 अपान 84 इंटू 8.75, और यहाँ चूंकि रेट परसेंटेज में है तो इसलिए इसमें 100 से भी मल्टीपल कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ से 8.75 से 8.75 डायरेक्ट कट गया। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते तो मेरा काफ़ी समय इसमें जाया होता। तो इससे क्या होगा, इससे इसको कट कर देंगे। अब इसको 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, और ये 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 30 सत्ते 21 हो जाएगा, और ये
3 24 हो जाएगा। अब इसको 7 से इसको काट के देखिए तो कितना होगा, 7 त्रिका 21 और 5 54 हुआ तो 7 सते 49 और 5 56 हो गया तो 7 अठे 56। तो अब 8 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 64, 8 सते 56 और 8 सते 56 6 62, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर हासिल 6 आया, 8 त्रिका 24 6 30। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो निकल के आया वो 3024 रुपए निकल के आया। तो कितना आसानी से आप इसको 2 से 3 स्टेप में ही बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 6 से 2/3% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 से 1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। यहाँ पर दे रखा कि पहली कंडीशन में जो ब्याज प्राप्त होता है वो दूसरी कंडीशन का 2 गुना है, ठीक है, और दोनों भागों का अंतर पूछा है। यहाँ पर 5000 रुपए दे रखे हैं। ये भी एसएससी सीजीएल 2018 के मेंस में आया है, उसमें केवल 2 ही साधारण ब्याज के सवाल थे और उसमें सारे सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। तो चलिए इस सवाल को भी लगाते हैं। तो I = P × R × T/100 ये आपका मेन समीकरण है। अब इसी में हम सारी वैल्यूज रखेंगे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दे रखा है 6 से 2/3, तो इसको जब हल करेंगे तो कितना होगा, 6 त्रिका 18 2 20/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4 से 1/5 दे रखा है तो 5 को 20 1 21/5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब 2 से 2/3/4 दे रखा है तो कितना होगा, 4 दूनी 8 3 11/4 हो जाएगा। तो ये जो मिश्रित भिन्न दे रखी हैं इनको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है और उसके बाद वैल्यू सारी रख सकते हैं। तो अभी चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें P नहीं पता है तो क्या इसको मान लेते हैं P1, क्योंकि P को जो दे रखा है उसको 2 भाग में उसने बांट दिया है। तो P1 P2 पार्ट में कितना कितना पैसा किया है ये नहीं पता है और यही हमें फाइंड आउट करके उनका डिफरेंस बताना है। तो इसमें मैंने पहली कंडीशन में क्या मान लिया, P1 मान लिया और P1 के बाद R1। तो यहाँ पर R क्या दे रखी है, 6 से 2/3, तो उसका मतलब क्या होता है 20/3 हो गया। टाइम कितना दे रखा है, 4 से 1/5, तो इसका मतलब होता है 21/5 होता है। इससे जो ब्याज प्राप्त होगा इस कंडीशन से ये मान लेते हैं कुछ आई है, ठीक, I1 है, इज इक्वल टू करते हैं P2 पर जो यहाँ पर दे रखा है P2 और यहाँ पर क्या है, इसमें 4% का रेट है और उसके बाद इसमें समय दे रखा है 2 सही 3/4, तो 4 दूनी 8 3 11/4 इसका जो समय दे रखा है अपॉन 100 हो जाएगा और इसमें भी आप 100 लिखेंगे, ठीक है। इससे जो ब्याज प्राप्त होगा, कह रहा है कि लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। तो ये अगर I2 है तो ये क्या है, ये 2 गुना है। सवाल में यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज का 2 गुना होता है। पहली कंडीशन का जो ब्याज है वो दूसरी कंडीशन से 2 गुना होता है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 2 का गुणा कर दें, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो बस इतना ही सवाल में है, उसके बाद कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अभी आप क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना का, 5 को 20 आ जाएगा, 30 सत्ते 21 आ जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, 7 का 28 P1, तो कितना होगा 28 P1/100 इज इक्वल टू, इसको जब कट करेंगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा। अब ये 2 का इसमें मल्टीपल होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 22 P2/100। अब क्या करेंगे, 100 से 100 काट कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इसको जब कट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको P1 रेशियो P2 कितना निकल के आ जाएगा, तो देखेंगे कि 11 रेशियो 14 आ जाएगा, ठीक। चूंकि 14 नीचे चला जाएगा और 11 ऊपर रहेगा, तो P1/P2 जब यहाँ निकालेंगे ऐसे P1/P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/14 हो जाएगा। और इसे अनुपात में इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जैसे पिछले सवाल में मैंने बताया था, जब कोई चीज रेशियो में होती है तो उसका कॉमन फैक्टर कुछ होता है, ठीक है। तो उस कॉमन फैक्टर के लिए इसको हम क्या मान लेंगे, 11x और इसको मान लेंगे 14x। ये आपका P1 है और ये आपका P2 है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि आपको P1 + P2 5000 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, P1 + P2 = 5000 लिख लेना है, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा कि P1 + P2 जब जोड़ेंगे तो 11x + 14x कितना हो गया, 25x हो गया। 25x = 5000 हो गया। तो x = कितना निकलेगा, 25 दून 50, 200 आया। x = जब 200 आया, सवाल में कह रहा है कि
जो ये धन दिया है दो भागों का, इनका अंतर क्या होगा। तो 11x 14x का अंतर कितना आएगा, आप देखेंगे जब 14x से 11x आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो x का वैल्यू कितना है आपका, 200 है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जब अंतर देखेंगे तो P2 माइनस P1 जो होगा 3 इंटू 200 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा। तो जो धन का अंतर है वो 600 का है। और अगर पूछता कि धन कितना है तो आप वो भी निकाल सकते थे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 14 2800 हो जाएगा एक का, और एक का हो जाएगा 2200। तो 2800 प्लस 2200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी सवाल में पूछेगा आप बड़े आसानी से सारी चीजें बता सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है राजू 33,000 रुपए को क्रमशः 5%, 4 वर्ष, 2%, 5 वर्ष, 6%, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। तीनों भाग से प्राप्त होने वाला ब्याज समान हो तो 6% पर दिया गया धन कितना होगा। सेम पिछले सवालों की तरह ये भी है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आई जो है वो सब में बराबर है। आपको उसी फार्मूले में रख करके इसे आसानी से हल किया जा सकता है। अब ये आपका एक समीकरण है। सवाल में क्या दे रखा है कि P जो है पहले P1 मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो 33,000 टोटल है इसको उसने डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 तीन टुकड़ों में इस पैसे को उसने बांटा है और टोटल आपका 3,000 है, ये 33,000 है। ये एक दूसरा समीकरण है। तो P1 में क्या दे रखा है, आपको 5% का रेट है और 4 वर्ष के लिए है। P2 में आपको दे रखा है 2% का रेट है और 5 वर्ष के लिए है, अपॉन 100 हो जाएगा। प्लस आपको P3 में दे रखा है 6% का रेट है, 5 साल के लिए और 1,000 हो जाएगा। ठीक है, इससे प्राप्त होने वाला ब्याज कह रहा है, सबसे जो ब्याज प्राप्त होगा, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि सबसे प्राप्त होने वाला ब्याज जो है इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर सब में इक्वल का साइन लगेगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, जब 3 या 4 5 इस तरह से संख्याएं बराबर होती हैं तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करने में ज्यादा टाइम लगेगा और फिर एक दूसरे के साथ आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। तो इससे सबसे बेस्ट टेक्निक इसकी क्या है कि आप इन सबके बराबर के मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, सबकी बराबर है तो के मान लिया। अब इससे बड़े आसानी से आप पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। तो 500 को 20 पंचे 100, जब इसको काटेंगे तो 500 को 20 पंचे 100, तो यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया। ये 5 दूना 10 होगा तो एक जीरो इसका कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो ये 20 हो गया और 2 3 6, और ये कितना हो गया, 2 1 2, तो ये 10 हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि P1 इक्वल टू है 5K, P2 इक्वल टू है 10K और P3 इक्वल टू है आपका 10K/3। तो इस तरह से आपने P1 P2 P3 की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है उसमें इस वैल्यू को रख देंगे। तो P1 प्लस P2 कितना हो गया, 15K हो गया। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15K प्लस P3 का वैल्यू है 10K/3 है। तो जब इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तियां 45K और प्लस यहाँ से हो जाएगा 10K, तो कितना हो गया, 55K/3 हुआ। ये वैल्यू P1 P2 प्लस P3 की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। तो 55K/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33,000। अब यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55 और 11 तियां 33। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 छका 30, तो यहाँ हो गया 600। तो K इक्वल टू, चूंकि ये 3 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 100। तो K की वैल्यू जो कांस्टेंट जो ब्याज है वो हर एक पार्ट से ब्याज उसे 1800 प्राप्त होता है। अब सवाल में कह रहा है कि 6% पर दिएगा धन कितना था। तो 6% पे आपने क्या माना, P3 माना। तो कह रहा P3 की वैल्यू बताइए। तो अब आपको क्या करना है, P3 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे K की। तो P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ कर देंगे 1800 और नीचे 3 है तो 3 18, तो यहाँ 6 और 3 0। तो आप देखेंगे इस तरह से P3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवालों में साधारण ब्याज के कुछ भी नहीं होता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा करते रहना है और बहुत आसानी से इसके उत्तर आ जाते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल कह रहा है, रामू 10,000 रुपए में से 3,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए को 2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वे कुल धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करना चाहता है तो उसे बाकी बचे धन को किस दर पर उधार देना होगा।
इसको मुंह जवानी भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि ये कह रहा है कि 10,000 रुपए को 8% की दर से वो सारा ब्याज चाह रहा है। तो पहले तो आप इसको डायरेक्ट ब्याज निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इससे ब्याज कितना मिलेगा, तो 2 जीरो हटेंगे तो 120 मिलेगा। इससे ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 4 दूनी 8, 800 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 80 मिलेगा, सॉरी। यहाँ पर आपको ब्याज 80 मिलेगा, यहाँ पर 120 तो 200 मिलेगा, और यहाँ आपको 800 चाहिए तो 600 ब्याज चाहिए आपको। कितने पर, 2000 पर। तो इस तरह से आप इसको मुंह जवानी भी लगा सकते हैं, बट किस तरह से आप लगाएंगे वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो I इज इक्वल टू क्या दे रखा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा एक जनरल जो इसका फार्मूला है वो हो गया। अब सवाल में कंडीशन जो दे रखी है, ये P1 है, ठीक है, ये P2 दे रखा है, और एक P3 कोई धन बचा है। दो यहाँ से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि P1 3000 है, P2 4000, तो 7000 हो गया, और टोटल हमारा 10,000 है। तो P3 कितना बचा, तो यहाँ से P3 जो बचा वो 3000 हो गया, ठीक है। अब सवाल में क्या दे रखा है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है आपको P1 दे रखा है 3000, तो यहाँ पर 3000 रख लिए, उसका रेट 4% है, ठीक। और यहाँ पर समय सबके लिए सेम है, एक साल में ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया अपॉन 100 हो गया, इससे प्राप्त होने वाला ब्याज, ठीक। दूसरा इसमें कह रहा है 4000 रुपये है, तो 4000 रुपये को 2% के ब्याज की दर से एक साल के लिए जब लगाता है तो इससे प्राप्त होने वाला ब्याज। फिर कह रहा है कि P3 जो 3000 रुपये है, ठीक है, इसको 8%, इसको ये नहीं बताया कि कितने प्रतिशत पर लगाना है, ठीक है। तो इसको 8% पर लगाने पर एक वर्ष का कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो जो भी ब्याज प्राप्त होगा वो हमारा टोटल रुपए को एक साथ लगाने पर 8% पर देने पर जो ब्याज प्राप्त होगा उसके बराबर होगा। मतलब इसको 3 टुकड़ों में बांटने पर जो ब्याज प्राप्त होगा वो एक साथ किसी आदमी को पूरा 10,000 8% पर देने पर जो ब्याज प्राप्त होगा दोनों बराबर होंगे, सवाल ये कह रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 10,000 पूरा लिख देना है, ठीक है, और 10,000 के बाद यहाँ पर 8 लिख देना, और एक साल के लिए है तो नीचे 100 हो जाएगा। ये आपका एक समीकरण बन गया। आप देखेंगे केवल एक ही अननोन वेरिएबल है R, तो बहुत आसानी से उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। चूंकि ये सब प्लस में है, कॉमन 100 है, तो इसलिए 100 डायरेक्ट इससे हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4 3 12, तो ये कितना हो गया 1200, प्लस इसको जब करेंगे तो 4 दूनी यहाँ पर सॉरी 3000 है तो 12,000 हो जाएगा, और ये 8,000 हो जाएगा, ठीक। और ये यहाँ से आपका 3,000 हो जाएगा R, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80,000 हो जाएगा। अब तो अब इसको जब देखेंगे तो 12 8 20,000 हो गया, 20,000 इधर घट जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3,000 R बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा, 12 8 20,000, और यहाँ से आपका 80,000 है, तो ये बचा आपका 60,000 बचेगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 3 दूना 6, तो यहाँ से R बराबर कितना निकल के आया, 20% निकल के आया। तो इसको आप क्या करेगा, वो 20% पर उधार देगा, तो जाकर के उसको पूरा बराबर ब्याज प्राप्त होगा। तो इस सवाल को यहाँ पर हम उत्तर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे इसमें ब्याज उसको कितना मिल रहा था, तो देखेंगे 100 से इसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 800 रुपये इसको ब्याज प्राप्त हो रहा था। यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो आप देखेंगे 80 प्राप्त हो रहा है। इससे जब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 40 4 3 12 120 होगा, तो 200 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें 600 ब्याज चाहिए। 600 के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 20 ही रखना होगा, तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 दूना 600 ब्याज आ गया, तो 200 और प्लस 600 तो 800 ब्याज हो गया। तो इसकी जो दर आएगी वो 20% आएगी। यहाँ पर ये उत्तर लिखने में गलती हो गई है, यहाँ ये 20% होगा, और इस तरह से इसका आंसर सी होगा। तो इस तरह से आपको इस क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन बताए, जिसमें से कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन आपको एक ही फार्मूला पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेशन का थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज में कुछ टफ क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होता है। तो क्या किया जाता है कि आपको फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन दी जाती है, ताकि कैलकुलेशन में आपसे गलती हो और आपका सवाल गलत हो जाए। तो क्वेश्चन को जब भी करना है बहुत सावधानी पूर्वक करना है, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करनी है। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।